दोस्तों क्या आपको याद है आज से काफी सालों पहले एक स्पाइडरमैन की मूवी आई थी जिसके अंदर एक कैरेक्टर था हेनरी ओसबॉर्न नाम का, जिसे कि जेम्स फ्रैंको ने काफी ज्यादा बखूबी निभाया था। मतलब वो मूवी उस टाइम पर काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो उन्होंने अपनी एक स्पीच में पॉडकास्ट में खुद ये बताया था कि जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था ना, करियर के शुरुआती सालों में जब वो थोड़े बहुत ही फेमस हुए थे तो उन्हें लड़की के साथ हुकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो बिल्कुल ही एक प्ले बॉय टाइप के लड़के हुआ करते थे। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उनकी मूवी स्पाइडरमैन मूवी थोड़ी सी पॉपुलर हुई ना, तो उनकी लाइफ में लड़कियों की मानो बारिश सी होने लग गई। उन्हें काफी ज्यादा इंटीमेसी के ऑफर्स आने लग गए। लड़कियां सामने से ही उन्हें इंटीमेसी के लिए अप्रोच करने लग गई। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो काफी ज्यादा प्ले बॉय टाइप के लड़के थे, तो वो लड़की को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाते थे, तुरंत से हाँ बोल देते थे। फिर मानो वो इसी काम में लग गए। उनकी लाइफ में कोई और काम बचा ही नहीं, ना ही वो मूवी कर रहे थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो सेक्स या फिर उसी के बारे में सोचते रहते थे, वही सब करते रहते थे। लेकिन उन्हें ये बात तो बिल्कुल से नहीं पता थी, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स, मास्टरबेशन, पॉर्न, वीडियो गेम्स, गैम्बलिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, ये सारी चीजें बिल्कुल ही फास्ट फूड की तरह होती हैं। अगर आप गलती से एक बार भी इनका स्वाद चख लेते हैं ना, तो फिर इनकी लत छोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शुरू में तो ये चीजें आपके दिमाग में काफी ज्यादा फैंटेसीज क्रिएट करेंगी, आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे काफी ज्यादा डीप हो जाती हैं और इंटेंस होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल ही गड्ढे में जाना शुरू हो जाती है। आप जिस लेवल पर होते हैं उससे भी नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीजों की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो सकती है। और ऐसा ही सेम जेम्स फ्रैंको के साथ भी हुआ। जब तक वो होश में आए ना, तब तक सब जलकर खाक हो चुका था। उनकी लाइफ इक्वल टू सेक्स बन चुकी थी। उनकी लाइफ के 20 साल बर्बाद हो चुके थे, 20 साल गुजर चुके थे। जब उन्हें समझ में आया ना कि जो इंटीमेसी हम करते हैं, फिजिकल किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जिसमें उसमें जो पावर खत्म होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस का उन्हें 20 साल बाद पता लगा। ये बात उन्होंने खुद ही अपने पॉडकास्ट में बताई है कि ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से, ज्यादा इंटीमेसी की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ थी ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर उसके बाद वो छोटे मोटे डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे थे। जैसे कि बाजार से कोई सामान लाना होता था ना, तो वो रास्ते में ही भूल जाते थे कि मुझे क्या लेकर आना है। या फिर ऑफिस का कोई काम करना होता था, जैसे एक्टिंग में कोई रोल प्ले करना है, उसमें भी उनका दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था। उनकी लाइफ में जो मेमोरी लॉस था ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पार्टी में क्या पहनकर जाना है, इस चीज के बारे में सोचने में भी वो घंटों निकाल देते थे। मतलब इतने छोटे डिसीजंस भी वो नहीं ले पा रहे थे। फिर इसके बाद क्या होना था, उनकी सिर्फ एक गलती की वजह से धीरे धीरे करके उनका करियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन अब जो जेम्स है ना, वो पॉडकास्ट में सीधा ये बोलते हैं कि लोगों को जितना हो सके सेक्सुअल एक्टिविटीज से और इंटीमेसी से कम एज में तो खास करके बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ये आपके दिमाग की क्षमता को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वाकई में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, इंटीमेसी होती है, इनसे वाकई में फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं पड़ता है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए, कभी हमें इंटीमेसी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए? इस पे साइंस क्या कहता है? और ये जो जेम्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, इससे आपको क्या सीखना चाहिए, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने कान में ना हेडफोन वगैरह डाल लो, बिल्कुल विंडो वगैरह सब ऑफ कर दो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। मतलब अगर आप बिल्कुल ही स्टूडेंट हो ना, 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट हो, तब भी आप आसानी से समझ पाओगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य के, सेक्सुअल एनर्जी के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम 7 चक्रों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उन्हें एक्टिव कर सकते हो और एक्टिव होते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं। तो ध्यान से सुनना और बारीकी से गौर करके रिलेट करने की भी कोशिश करना। एग्जांपल्स भी दूंगा बीच बीच में। बट एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें बिल्कुल भी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा, बल्कि मैं पूरी तरीके से फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ, और जो भी हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स में, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस में, या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज के बेस्ड पर, मतलब सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन आर्टिकल्स का, उन रिसर्च पेपर का लिंक्स दे दूंगा। उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर से वेरीफाई करना और पता लगाना कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो वाकई में सच है भी या फिर नहीं। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पुराने समय से ही जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो हमें यही सिखाते हुए आ रहे हैं कि हमें समय से पहले अपने सीमेन को, अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को बचा कर रखना चाहिए। मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैंने भी जब रामायण देखी ना, रामायण को पूरा ही देखा, तो मैंने उससे यही सीखा कि जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं ना, तो गुरु वशिष्ठ जो है ना, उन्हें वो यही शिक्षा देते हैं
हम इंसानों की जीवन शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में होती है और हम योग अभ्यास की मदद से इसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि अपनी थर्ड आई तक पहुंचा सकते हैं। तभी मानव का कल्याण हो सकता है। अगर आप बहुत कम ही आयु से अपने मूलाधार चक्र से ही अपनी शक्ति को बहाते रहते हो और पूरी जिंदगी उसे ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं करते हो, तो अब आप मुझे बताइए कि एक जानवर में और आप में फर्क ही क्या रह जाएगा। वो भी तो आप ही की तरह पैदा होता है, अपने परिवार की सेवा करता है और मर जाता है, तो फिर आप दोनों में फर्क ही क्या रह गया। आपको मानना होगा कि मानव का जो शरीर मिलता है ना, वो इसीलिए मिलता है कि आप अपनी शरीर की ऊर्जा को मूलाधार चक्र से अपने सहस्त्रार चक्र तक लेके आओ, समाज को एक नई खोज दे सको, कुछ नया क्रिएट कर सको, विज्ञान को आगे बढ़ा सको, दुनिया को एक नई खोज दे सको, कुछ उद्धार कर सको। इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, विवेकानंद, महात्मा गांधी ने भी ब्रह्मचर्य का यूज करके, ब्रह्मचर्य की एनर्जी का यूज करके जीवन भर अपने सीमन को रिटेन करके संसार को एक नई खोज दी। अब क्या उन्हें वासना नहीं सताती थी? जरूर सताती होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा ही खुद को रोककर अपनी इच्छाओं को मारकर संसार के कल्याण के लिए काम किया और हमेशा ही संसार को आगे रखकर ही सोचा। इसी वजह से हम ऐसे पुरुषों को महापुरुष कहते हैं। और वेदों के अनुसार भी जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है विद्यार्थी जीवन, जो कि हमारे जन्म से लेकर 24 वर्ष की आयु तक चलता है। दूसरा होता है गृहस्थ जीवन, जो कि 24 के बाद 25 से लेकर 48 या फिर 50 की उम्र तक चलता है, जिसमें आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, परिवार का भरण पोषण करते हो। फिर उसके बाद आता है संन्यास, जो कि आपके मरने तक चलता है। विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो पूरी निष्ठा से पढ़ाई करे और समाज को कुछ नया दे, मतलब अपने आप की ग्रोथ करे। और जब तक वो विद्यार्थी होता है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इसकी वजह से उसकी दिमागी क्षमता क्षीण नहीं होती है, खराब नहीं होती है। फिर उसके बाद जब वो गृहस्थ में आ जाता है तो उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे और उसे अच्छी तरीके से पाले और समाज में आगे बढ़ाए। और जब एक बार उसे ये समझ में आने लगता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपना संसार खुद ही संभाल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले सकते हैं, तो व्यक्ति को फिर संन्यास ले लेना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए, ताकि वो जो उसने बुरे कर्म करें या फिर अच्छे कर्म करें उसका फल भोग सके। अब मैं आपको थोड़ा एंड्रू कार्नेगी के बारे में बताता हूँ, जो कि सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का एक जीता जागता उदाहरण थे। ये बात जानकर आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि एंड्रू कार्नेगी कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी वो अपने समय में सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अमीर थे। दुनिया के जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, उसमें वो शामिल थे। मतलब उनके पास काफी सारे ऐसे उन्हें सीक्रेट्स पता थे, मैजिकल सीक्रेट्स पता थे, जो कि सिर्फ टॉप 1% अमीरों को ही पता है। उनका मानना था कि जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग होते हैं ना, वेल्दीएस्ट लोग होते हैं, टॉप 1% में जो अमीर लोग आते हैं, उनको कुछ ऐसे मैजिकल सीक्रेट्स के बारे में पता है जो कि गरीबों को नहीं पता है। और ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि जो सीक्रेट्स अमीरों को पता है ना, टॉप 1% लोगों को पता है, वो गरीबों को भी पता चल जाए, जिसकी वजह से वो अमीर बन सकें, जिसके बारे में आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त नेपोलियन हिल को दुनिया के 500 वेल्दीएस्ट लोगों का इंटरव्यू लेने भेजा और फिर नेपोलियन हिल ने उन्हीं 500 वेल्दीएस्ट लोगों के सीक्रेट्स को एक मिक्सी में पीसकर एक बुक में पब्लिश किया। ये बुक 1937 में पब्लिश हुई, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका फोटो आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। और नेपोलियन हिल ये दावा करते हैं कि इस बुक में जितने भी सीक्रेट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है ना, मैजिकल सीक्रेट्स, उनको फॉलो करके आप दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों में पहुंच सकते हो, वेल्दीएस्ट लोगों में पहुंच सकते हो। और खुद संदीप महेश्वरी भी इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक बताते हैं और हाईली रिकमेंड भी करते हैं कि आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। लेकिन इस बुक में ऐसा है क्या जो कि अमीर लोग फॉलो करके गरीबों से छुपा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं? वैसे तो इस बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इस बुक का जो 11th चैप्टर है ना, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग थे ना, जो सबसे ज्यादा अमीर थे, वो ना सिर्फ ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में जानते थे, बल्कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ में, रियलिटी में भी ब्रह्मचर्य की एनर्जी का यूज किया और वो इसी एनर्जी का यूज करके दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन पाए और बने। इसका प्रूफ आप स्क्रीन पर हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यौन इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा से संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो कि दूसरे समय पर विकसित नहीं हो पाती। यौन सत्संग की इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा तक को जोखिम में डाल देते हैं। इसीलिए इसका दहन करके अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो ये प्रेरक शक्ति, कल्पनाशीलता, साहस यदि अपने सभी तत्वों को बनाए रखती है।
इन प्रबल रचनात्मक शक्तियों का इस्तेमाल साहित्य, कला, किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, जिसमें से कि अमीर बनना भी शामिल है। इसीलिए पुराने समय से ही जो टॉप 1% अमीर लोग थे ना, वो हमेशा से ही अपनी इमेजिनेशन, करेज, विल पावर या फिर क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपने शिखर पर पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से ही करते आए हैं। और यहाँ तक कि लेडी गागा, जो कि बाहर के देशों में बोल्ड और वल्गर गाने या फिर वीडियोस के लिए फेमस हैं, वो भी खुद की ग्रोथ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, ताकि वो अपने हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लोर कर सकें। और नेपोलियन हिल ने भी इसका प्रमाण देते हुए अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में यही कहा है कि सेक्सुअल एनर्जी को लाइफ में 3 तरीकों से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा होता है अपने स्वास्थ्य, अपना जो वो है ना हेल्थ, उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये जो सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। और तीसरा तरीका है जो कि सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, इस एनर्जी को, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके किसी भी नॉर्मल से और साधारण से इंसान को एक जीनियस बनाने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रांसम्यूट वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। देखो, ट्रांसम्यूट का मतलब होता है किसी भी एनर्जी को, मतलब किसी भी ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलना। अब ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, एक बार एक शिष्य था जो कि अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में नंगी लड़कियों के, नंगी औरतों के पिक्चर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी को ये बात वो बोलता है और बोलता है कि इसका आप उपाय बताएं कि कैसे मैं उन थॉट्स को रोक सकता हूँ या फिर वो मेरे दिमाग में ना आए। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये तो मैं बता दूंगा, इसका उपाय तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तो लड़का बोलता है, शिष्य बोलता है कि आप जो भी काम बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस इसका उपाय बता दें। तो फिर वो उसे लेकर एक नदी के पास जाते हैं और वहां पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि तुम्हें मैं पूरे दिन का टाइम देता हूं, तुम्हें बस इस नदी को किसी भी तरीके से मिट्टी डालकर, मतलब बांध बनाकर रोकने की कोशिश करनी है, और सफल हो जाओ तो मेरे पास वापस आ जाना। बस इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं और वो लड़का खुश हो जाता है कि ये तो छोटा सा काम है, मैं तुरंत से ही कर लूंगा, और वो करने लग जाता है। जब वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर एक बांध बनाता है, थोड़ी देर में वो पानी आता रहता है, वो फोर्स बढ़ता चला जाता है और वो अपने साथ बहाव के साथ वो मिट्टी बहा ले जाता है। फिर वो दोबारा से ही, जब वो खुश होता है, देखता है कि पानी रुक गया, फिर दोबारा से मिट्टी बह जाती है, फिर दोबारा से। जब ऐसा 3-4 बार हो जाता है, वो थक जाता है बार बार मिट्टी का बांध बना बना के। फिर वो जाता है गुरुजी के पास, गुरुजी से कहता है कि माफ करो गुरुजी, मैं असफल हो गया, मैं आपका काम नहीं कर पाया, अब मुझे आप उपाय जरूर बता दें, मैं काम तो नहीं कर पाया। तो गुरुजी कहते हैं कि काम जरूर होगा। मैं उसके साथ वो जाते हैं वापस से नदी पे और उसे दिखाते हैं कि कैसे। वहां पर वो पता क्या करते हैं, वो उस नदी पे तो बांध बनाई देते हैं, वो बना हुआ होता है मिट्टी का, और फिर उसे दूसरा रास्ता दे देते हैं, मतलब एक दूसरा रास्ता उसके बगल में क्रिएट करके वहां से पानी निकाल देते हैं। फिर वो उसे ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे ना किसी चीज़ को, वो उतना ही ज़्यादा उसकी शक्ति है ना वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही सेम तुम्हारे सेक्सुअल थॉट्स के साथ होता है, जितना ज़्यादा हम पावर लगा के उसे रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा उसे शक्ति मिलेगी, वो पावरफुल होते चले जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें दूसरा रास्ता बनाना है, ऊर्जा को बहाने के लिए दूसरा द्वार खोलना है, मतलब उसे ऊपर उठाना है। वो ऊर्जा तुम्हारे दिमाग में यूज होगी या फिर तुम्हारे नाड़ियों में कहीं भी यूज होगी। तो गुरु यहाँ पर शिष्य को यही समझा रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं ना, दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो एनर्जी शक्तिशाली होती चली जाती है और फिर वो किसी ना किसी रास्ते से हमारे शरीर से बाहर ही निकल जाती है। लेकिन अगर आप एक बार सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन को करना सीख जाते हैं ना, उसमें सक्सेसफुल होना सीख जाते हैं, तो आप उससे कुछ अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। आप देखोगे ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो एक बार एनर्जी को स्टोर तो कर लेते हैं, काफ़ी दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रांसम्यूटेशन करना नहीं आता है, उस एनर्जी का यूज़ करना नहीं आता है, तो वो किसी ना किसी मीडियम से, किसी ना किसी माध्यम से नाइटफॉल के रूप में ही उनके शरीर से जरूर से निकल जाती है। और ऐसा मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ, लगभग 1.5 साल तक, 2 साल तक हुआ है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका ओपिनियन इस पर क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। लेकिन जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो भी टॉप 1% में आते हैं, वो इस एनर्जी का यूज़ करना सीख जाते हैं और इसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं और इसी का यूज़ करके वो दुनिया पर राज करते हैं। और आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि एक साधारण इंसान भी अगर अपने शरीर में तकरीबन 40 दिनों तक सीमन को रिटेन करके रखता है ना, तब ये सीमन ओजस का रूप ले लेता है और फिर वो शरीर के ऊपर की तरफ, माइंड की ओर ट्रैवल करने लगता है।
और आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी में काफ़ी सारी नाड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि इदा, पिंगला या फिर सुषुम्ना। और ये नाड़ियाँ जब भी एक्टिव होती हैं जब हमारे शरीर में ओजस का जो लेवल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसीलिए जब भी कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक अपने शरीर में सीमेन को रिटेन करके रखता है ना, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है, जो कि एक एक करके हमारे चक्रों को खोलना शुरू कर देती है। अब जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, 7 चक्रों के बारे में बताने वाला हूँ, जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। इसको ध्यान से सुनना और खुद के अंदर नोटिस भी करना कि आपके अंदर वाकई में ये चेंजेस आ भी रहे हैं या फिर नहीं। अब जो लोग हैं ना जिन्होंने 30 डेज से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो भी जिन्हें 30 दिन पूरे हो चुके हैं, तो उनके अंदर मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगा होगा। अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया है? आपकी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर आलस बिल्कुल ही खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज दिखेगा, और जो आपका इम्यून सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो सर्दी खांसी जुकाम होता है ना नॉर्मल लोगों को होता रहता है, बीमार पड़ते रहते हैं, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हो ना तो फिर स्वादिष्ठान चक्र के खुलते ही आपको ये दिखेगा, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप किसी भी नई स्किल को सीख रहे हो ना, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग या फिर फोटोग्राफी, किसी भी स्किल को सीख रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हो चुके हो। आप अब ऐसे आइडिया को खोज कर लेके आते हो ना, ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के सामने लाते हो जो कि पहले कोई और नहीं लाया था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स हो सकते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए एक ऐसा ही इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे। और फिर यहीं से कुछ स्पेशल चीजें होना शुरू हो जाती हैं। फिर आपके मणिपुर चक्र के खुलते ही आपके अंदर का जो डर होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आप डायरेक्टली लोगों से आई कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं घबराते हो, और आप सीधा ही लोगों की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल ही बेखौफ होकर बातें करते हो, जिससे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर अगर आप इससे भी एक कदम और आगे बढ़ जाते हो ना, तो अनाहत चक्र के खुलते ही आपके अंदर जो इम्पैथी का भाव होता है ना, दया का भाव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरों की सेवा करने का या फिर बड़ों का सम्मान करने की जो फीलिंग्स होती है ना आपके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगती हैं। और फिर अगर आपकी ओजस शक्ति और भी ज़्यादा ऊपर उठती है, फिर खुलता है आपका विशुद्धि चक्र। फिर इस चक्र के खुलते ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। फिर आप बहुत ही कम शब्दों में बड़े से बड़े लोगों को प्रभावित कर सकते हो, और जो आप बातें बोलते हो ना, जो भी आप शब्द बोलते हो, वो सीधा लोगों के दिल को छूते हैं, दिल से आप बात करते हो। और अगर आप इसका रियलिटी में एग्जाम्पल देखना चाहते हो ना, तो आप स्वामी विवेकानंद की जो शिकागो वाली स्पीच है ना, और जो स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड वाली स्पीच है, आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए सुन के देख लो। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध ना हो जाओ, या फिर आप पूरी तरीके से उनके उसमें ना आ जाओ, अट्रैक्टिवनेस में ना फंस जाओ, तो आप मुझे बताना, सिर्फ 5 मिनट में ही आप उनके दीवाने हो जाओगे। और फिर आयुर्वेद में यही बताया गया है कि जब आपकी ऊर्जा इससे भी ऊपर उठ जाती है, मतलब आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई तक पहुंच जाती है, तब आप यूनिवर्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन महसूस करने लगते हो। आपके दिल और दिमाग में एक तगड़ा कनेक्शन सा बनता है, जिसकी वजह से आप आसानी से ही यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। और फिर आपको पहले से ही वो सब पता लगने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि महसूस होने लगता है जो भी सामने वाले के मन में चल रहा होता है, मतलब वो बोलना चाहता है या फिर जो भी वो आपसे करवाना चाहता है, वो आप पहले से ही भांप लेते हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको वो सब भी दिखना शुरू हो जाता है जो कि दूसरे लोग चाहकर भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो। और अगर आपको यकीन ना आए ना, तो आप एल्बर्ट आइंस्टीन की और स्टीफन हॉकिंस की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। वहाँ आपको इसका बिल्कुल एक सटीक प्रमाण मिल जाएगा कि कैसे वो बिना लेबोरेटरी जाए सिर्फ घर पर बैठे बैठे ही यूनिवर्स के बड़े से बड़े रहस्यों को पेपर पे समझा देते थे। और फिर जब आपकी एनर्जी शिखर पर पहुंच जाती है, यानी कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने लगता है, यहीं पर लोगों को ब्रह्म ज्ञान यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की प्राप्ति होती है। इसी की वजह से एक साधु महात्मा, एक योगी दुनिया के ऐसे रहस्यों को जानता है बिना किसी किताब को पढ़े, जो कि एक नॉर्मल इंसान चाहकर भी किसी भी किताब को पढ़कर, कितना भी सामाजिक ज्ञान लेकर, कितना भी किताबी ज्ञान लेकर उन रहस्यों को नहीं जान सकता है। और नेपोलियन हिल ने भी अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में इसका प्रूफ देते हुए यही बताया है कि इसी पावर का यूज़ करके एक इंसान 0 से टॉप 1% तक पहुंच सकता है। कितना भी चाहे, जितना ज़्यादा चाहे वो अमीर बन सकता है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, जिसे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब ये सारी बातें थी साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक वे में मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि एक्चुअल में ब्रह्मचर्य मैं कितने सालों से फॉलो कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिला या फिर नहीं मिला है।
आप मेरी वीडियोस को देखकर ही थोड़ा सा पता लगा सकते हो कि इंप्रूवमेंट के साथ कैसे कैसे मेरी एनर्जी बढ़ रही है या फिर घट रही है, वो आप देख के ही पता लगा सकते हो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो पहले की वीडियोस में और अब की वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क है, तो ब्रह्मचर्य से फायदा तो होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 7 चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है ना, चक्र जागृत हो जाते हैं या फिर जो भी ये एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का जो भी प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। आपको लगातार इसके लिए मतलब अगर आपको एक बार नाइटफॉल हो जाता है 21 दिन बाद 30 दिन बाद, कैसे ना कैसे आपको लगे रहना होगा। एक बार होने के बाद दोबारा आपको मतलब लगातार उसको करते ही रहना होगा। ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में आप कर लोगे, पूरी ज़िंदगी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपको लगातार योग अभ्यास की मदद से, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार देख लेना। लेकिन आपको लगातार ये करते रहना होगा, ऐसा नहीं है कि रुक सकते हो आप, कहीं पे रेस्ट नहीं है। तो अब अगर आप वाकई में ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हो और आप इस अमेजिंग पावर को अनलॉक करना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लो। और छोटा सा ही वीडियो है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।